मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि एक जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो एक क्षेत्र बनाता है, वैद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है, बनाता है। तो वो किन किन स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र बना सकता है उसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो जो एक हमारे पास होता है, एक अच्छी स्थिति में बनाता है, निरक्षी स्थिति में वो किसी कोण थीटा पर भी बना सकता है। तो ये जो दोनों पार्ट होते हैं वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देखें और हम लोग एक एक करके पूरे डेरिवेशन को करते हैं। आइए देखा जाए। तो हम पहला उठाते हैं और हम बात करते हैं किसकी भाई? अच्छी स्थिति में। तो आइए, अच्छी स्थिति में किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव बताना है, वैद्युत क्षेत्र बताना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए भाई, आइए से देखा जाए। तो पहले हम चित्र बनाएं और उसके बाद समझें कि अच्छी स्थिति क्या होती है। यहां देखिए, ये प्लस माइनस क्यू आवेश यहां लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव हमने बनाया, और यह जो इसकी टोटल डिस्टेंस होती है, दूरी, वह 2L होती है भाई। तो हमने 2L कर दिया। इसका मध्य बिंदु O, यह मान लो वैद्युत जो द्विध्रुव है वह AB है। तो अगर ये मध्य बिंदु है ना, तो ये वाली दूरी L और ये वाली दूरी L, राइट? तो इनकी दूरी L हो गई। अब समझिए अच्छी स्थिति का क्या मतलब। इसे हमने कैसे रखा है? यह x अक्ष के इलाम रखा गया है, x अक्ष के अनुदिश रखा गया है। जब ये x अक्ष के अनुदिश रखा गया इस तरह से भाई साहब, तो आप सोचो कि इसी की सीध में हमें कहीं पर पॉइंट लेना है। अगर हम पॉइंट लेते हैं, ये जो पॉइंट होता है ये अच्छी स्थिति में कहलाता है। आइए यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कितना दिखा दें भाई? R दिखा दें। फिगर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अब बताइए, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र यहां बनेगा और इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र यहां बनेगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूर बनेगा, मतलब बाहर की तरफ जाएगा। तो हमने E कर दिया इसको बाहर की तरफ, इससे E1 कह दिया। इस माइनस के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र आवेश की तरफ होता है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र किधर हो गया? यह E2 इधर बन गया इस डायरेक्शन में। अब बारी बारी से इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। चलो, तो हम पहले इसके कारण निकालते हैं, प्लस Q के कारण। ओके, प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र E1 आएगा उसको क्या लिखेंगे? हम मान लेते हैं पहले से ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको हमने कहां रखा है कि इस पूरे को हम निर्वात या Y में रखे हैं, इसलिए हम इसमें K नहीं लेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर माध्यम का परावैद्युतांक होता तो यहां हम K लिख लेते। यहां से Q/R² होता है। तो आप देखो भी, और R² के लिए यहां दूरी कितनी? B से P तक की दूरी चाहिए। अब आइए दूरी निकालते हैं। ये टोटल दूरी कितनी? R। इसमें से ये दूरी कितनी? L। ये बाहर निकाल दीजिए, बचेगा कितना? R-L। तो R-L का होल स्क्वायर। बताइए इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? BP दिशा में। किधर है? BP दिशा में। तो ये आपकी है BP दिशा में। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा BP दिशा में। अच्छा, माइनस Q के कारण बताइए, माइनस Q के कारण बोलो भाई। यह L का होल स्क्वायर ये किस दिशा में है? PA दिशा में। तो PA दिशा में, इसकी दिशा है PA। अब हमको बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो आइए देखते हैं, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र बोलो कितना भाई? E बराबर
कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, एक वैद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है। तो हम इसमें देखें इसकी दूरी कम है, r माइनस यल है, तो ये वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। इसकी दूरी ज्यादा है तो ये वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो इसमें से एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, इस वाले को लेके जाएंगे इधर, तो हम इसमें क्या कर देंगे माइनस, यानी कि यहां हो जाएगा E2 माइनस E1, राइट। आइए इनका वैल्यू रख दिया जाए, तो यहां हम रखते हैं, थोड़ा इधर लिखते हैं। तो E बराबर इसका मान बोलो भाई 1/4πε0। एक काम और करो शीट में, 1/4πε0 और Q ये दोनों में है यार, कॉमन ना होगा तो इसको कॉमन करिए, Q बाहर हो गया, अंदर बोलना 1 ये बचेगा नहीं, E2 माइनस E1 है ना, E1 माइनस E2, तो सॉरी E1 माइनस E2, तो ये वाला यहां बचेगा कितना भाई 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस का होल स्क्वायर, ये हमने ऐसा कर दिया। आइए थोड़ा और चलते हैं, यहां पर इसका तिर्यक गुणा करते हैं, 1/4πε0 Q यहां हो गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इस गुणा के साथ साथ इनको होल स्क्वायर भी तोड़ दियो, इसका होल स्क्वायर तोड़ो यहां पर, r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस यहां वाला, इसको होल स्क्वायर तोड़िए, यहां से हो जाएगा r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2rl और पूरे के बटा, ये हम लिखेंगे इसको, यहां पर हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं एक चीज, इस पूरे को लिख सकते हो r माइनस यल का होल स्क्वायर और यहां r प्लस यल का होल स्क्वायर, इसको हम एक फार्मूले में तब्दील करते हैं, a माइनस बी और इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी चीज को अगर हम स्क्वायर में लिखते तो कैसे लिखते, ये स्क्वायर और यहां पर ए बी स्क्वायर होता, तब क्या होता, तो सबसे पहले इस तरह लिख लेते हैं आप, a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, क्यों नहीं इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते, ऐसा लिखा जा सकता। फिर इसके अंदर का ये जो है हम यहां लिख लेते, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता, और चूंकि पूरे के होल स्क्वायर है तो यहां पर के होल स्क्वायर हो जाता। क्या ऐसा ये है, तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, ये कितना भाई r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर कितना 2, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये से खटा 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 कट गया। अब यहां बचा क्या भाई 1/4πε0 Q, ध्यान दीजिएगा Q, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव का गुण बनाने के लिए हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से तब्दील कर लेते हैं, यानी कि 1/4πε0, इसे 2 अलग कर लीजिए और 1-2 को यल के साथ कर लीजिए, Q इंटू 2l और r बेचारा बचा हुआ है, तो r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, याद देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं P, क्योंकि P बराबर Q इंटू 2l होता है, तो हम इसमें रख दिए 1/4πε0 2p इंटू r अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आप बना सकते हो इस तरह का, लेकिन हम जानते हैं कि जो ये दूरी है यल वो बहुत बहुत छोटी है, किससे r से। अगर ये दूरी बहुत बहुत छोटी है तो यार इसका स्क्वायर और छोटा होगा, इसका हटा दियो ना 1/4πε0 यहां से 2p r अपान r पावर 4, देखो ये इसमें पावर में हो जाए, एक ऊपर की पावर नीचे की पावर से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहां बचेगा E बराबर 1/4πε0 2p अपान r क्यूब। ओके, अब एक चीज समझना है, इसकी दिशा किधर हुई है, ध्यान दीजिएगा, जो हमने रिजल्टेंट लिया था, परिणामी लिया है भाई, वो परिणामी किस दिशा में, इधर है, तो इस दिशा में कौन है,
पी है यार, पी है। कौन है? पी मतलब पंकज। माइनस से प्लस, तो पी है इस दिशा में, है ना भाई। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकली। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, बहुत इंटरेस्टेड है, पर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए निकालते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में, ओके भाई, इसे निकाल देते हैं। तो हमें अब किसके कारण निकालना है? निरक्षीय स्थिति में। तो भाई हमको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। आइए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो देखो भाई, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र को हमें निकालने के लिए सबसे पहले बात यह है कि हम इसके फिगर को बहुत अच्छे ढंग से समझें, तब इसके बाद बड़ा आराम से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बहुत बड़ा हमने बना दिया, कोई बात नहीं है भाई। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बनेगा? इसमें एक माइनस और एक प्लस क्यू चार्ज होने चाहिए। इसका नाम हम लिख लेते हैं ए बी। इसका जो मध्य बिंदु है वो चलो हमने दिया यहाँ वो। इसकी जो टोटल डिस्टेंस हम लोग लेते थे कितनी? 2l, राइट। तो हमने इसमें 2l लिखा दिया, हाँ जी। अब ये अगर बीच में यहां होगा कहीं, ये इसका मिड पॉइंट है, तो भाई ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी दूरी, ये वाली dl हो जाएगी, यहां से यहां ये होगी। अब यहाँ निरक्षीय स्थिति के बारे में हमें समझना है। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब यहां पर ये है कि जो उस तरह से ऐसे काम कर रही थी, मतलब अच्छी स्थिति का मतलब इस तरह हुआ करता था, इसी अक्ष की दिशा में। अब निरक्ष का मतलब कि इस अक्ष को छोड़कर हम किसी दूसरी अक्ष पे, इस पे जो लंबवत है उस पे जा रहे हैं। तो हम इस पे जा रहे हैं, ये इसका लंबवत है, यहां ये इसकी दूरी दिखा देते हैं, चलो r, यहां से यहां। अब यहां से इस पे ये दूरी बताइए कितना होगा। इस ई पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किस पे ज्ञात करनी है? पी बिंदु पर। तो भाई इसकी दूरी l हो गई, ये दूरी r। तो अगर ये हम कोण ये थीटा लेते हैं तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अभी देखते कैसे। ये आधार ले लो, ये लंब, तो ये क्या आएगा? कर्ण। कर्ण आएगा आधार का वर्ग प्लस किसका? लंब का, करड़ी में। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। उसी तरह ये वाला भी होगा भाई, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देख लो ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा। अच्छा जी, आइए ये प्लस है ना, तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर जाती है? दूर भागती है, नहीं भागती है कि नहीं भागती, यानी ये इधर भाग रही है, तो इसका नाम रख लीजिए E1। ये बेचारा माइनस है ना, तो माइनस के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र किधर आता है? उसी की दिशा में आता है। तो इसको हम लोग अंदर की तरफ लेके आएंगे, यानी कि यहाँ आएगा E2, राइट। अब आइए इसका हम वियोजन करना चाहते हैं, तो आइए इसका वियोजन कर दिया जाए। देखिए ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो इसका वियोजन हम दो घटकों में कैसे करें? ये देखिए बीच में इसका ये परिणामी है, तो इसका दो लंबवत घटक, एक जो कोण से लगा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? कास कहते हैं। तो E1 कास थीटा,
इसका ठीक लंबवत घटक जो होगा उसका नाम होगा E1 साइन थीटा। इसका वियोजन कर दियो इसका, तो इसका दो घटक होंगे और दोनों एक दूसरे के लंबवत, राइट। ये वाला कोण थीटा तो ये वाला भी कोण थीटा, एकांतर कोण से। इसका दो घटक जो कोण से लगा हुआ होगा वो कास, तो E2 कास थीटा यहां, और जो इसका लंबवत घटक है उसका नाम होगा E2 साइन थीटा। हाँ जी। अब यहां पर एक चीज ये समझने की बात है कि क्या E1 और E2 दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये दूसरे से कटकर जीरो हो जाएगा, मतलब इसका परिणामी होगा वो जीरो, एक इधर एक इधर। लेकिन अब ये पता करना है कि क्या E1 E2 बराबर हैं, तो आइए देखते हैं। ये Q है, यहां से दूरी करड़ी में R² प्लस L² है, ये माइनस Q है, तो यहां से इसकी दूरी उतनी ही है। ये आवेश और ये आवेश बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो इसका मतलब वहां पर E1 और E2 भी बराबर होंगे। आइए यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो E1 बराबर कितना जनाब, E2 बराबर कितना। हम मान लेते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो निर्वात में रखा है, तो 1/4πε0 Q अपान, इसकी दूरी देखो दोनों बराबर है, तो दोनों की दूरी बराबर है, इसका वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, R² प्लस L², राइट। ये इसकी दूरी होगी। अब यहां ये है कि बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो हम देखें ये दोनों बेचारे कट गए, दोनों बराबर हो गए ना यार। जब ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कट कर जीरो हो गए। तो ये अगर कट के जीरो हो गया तो बचा क्या, बस ये वाला घटक बच गए, तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़िए। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र बताइए कितना, तो भाई E बराबर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा। तो देखिए ये दोनों, आइए E1 E2 का मान यहां से कितना भाई, 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L², इसके साथ cos थीटा प्लस क्या बोलो 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L², यहाँ बोलिए cos थीटा। दोनों एक जैसे हैं तो यार आप कोर्स दोनों एक ऐड होंगे ना, तो इनको जोड़ दीजिए। लेकिन हम उस दो को जो जोड़ के दो होगा, जैसे x प्लस x कितना 2x, तो इसको हम यहां लिख लेंगे, और यहां बोलिए R² प्लस L², राइट। इसके साथ cos थीटा। आइए cos थीटा को ढूंढा जाए, कहीं मिलता है cos थीटा। देखो भैया cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना L, कर्ण कितना, करड़ी में R² प्लस L², तो यह R² प्लस L² करड़ी का पावर मतलब क्या, 1/2, R² प्लस L², पावर कितना 1/2, राइट। तो पावर इसकी 1/2। अब इसमें सब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। आइए 1/4πε0, इसकी वैल्यू 2Q अपान R² प्लस L², यहाँ बोलिए L अपान R² प्लस L², पावर कितना 1/2, यहाँ भाई 1/4πε0, इस 2 को इसके साथ ले लीजिए तो Q × 2L, और इसके साथ नीचे ये देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2, तो R² प्लस L² पावर 3/2। यहाँ फिर से आइए, इसे हम लिख सकते हैं P, क्योंकि Q × 2L को P लिखा जाता है, तो आप लिख लो भाई 1/4πε0 P अपान R² प्लस L², पावर कितनी 3/2। लेकिन फिर से वही बात पुरानी, हम जानते हैं कि जो L होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे
इस स्क्वायर को छोड़ देंगे, ये इस पर पावर होगी तो 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर आ जाएगी, यानी कि E बराबर 1/4πε0 P/r3 ऐसा। ओके, तो आप इसे अच्छे से बढ़िया से इसे आप नोट कर सकते हैं और एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से आपको इसको समझ में आएगा। ओके राइट, तो इम्पोर्टेंट था। अब हम एक दूसरी पे चलते हैं, तीसरे को कैसे निकाला जाएगा इसको समझते हैं। तो मिटा देते हैं इसको, मिटा दिए भाई। अब यहां पर तीसरा हम लिख देते हैं। अब इसमें तीसरा ये होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु के कारण किसी कोण पर वैद्युत क्षेत्र, पहले किसी कोण वाला वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे हम व्यापक फार्मूला भी कह सकते हैं या व्यापक सूत्र आता है इसके लिए। तो देखो भाई, ये उसी तरह पुराने जमाने की तरह वैद्युत द्विध्रुव है जैसा होता था पहले, अभी है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। कट 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 कर सकते हो आप। यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू, यह ए या बी, ऐसा होता था, है ना भाई। तो इसमें देखिए इसका मिड पॉइंट समथिंग यहां होगा। इसकी दूरी तो हम जान ही रहे हैं, कितना भाई 2l, बात करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इसमें अगर हम इधर जाते तो अक्षीय स्थिति, इसके लंबवत होते तो निरक्षीय स्थिति, हमें किसी कोण पर इसकी स्थिति बतानी है। वाह, ऐसा मैंने बना दिया, ये कोण थीटा ले लिया। अब आते हैं इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र बताने हैं। ये दूरी मान लो r है, ये दूरी r। ओके, यहां एक चीज है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होगा उसकी दिशा किधर है, इस तरफ, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। अगर इसका वियोजन किया जाए तो दो घटक बनेंगे और वो दोनों घटक इस तरह इसके लंबवत होंगे, क्योंकि इसका परिणामी है ये P। तो P का एक कोण की तरफ कौन घटक, P cos थीटा, और इसके ठीक लंबवत, यानी कि इस P को थोड़ा हम यहां लिख देते हैं, ये P यहां, राइट। ये इसका जो होगा वो है P sin थीटा। ओके, अब आइए दोनों बातें हम आपको समझाते हैं। देखो, अगर इसके लिए वैद्युत क्षेत्र बताना होगा तो इस वाले के लिए इसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति की तरह होता है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति के लिए होगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी। इस पॉइंट को P मत कहिए, कुछ और कह लीजिए, चलो C कह लीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा E1। और अब ये देखो, इस वाले के लिए, इस वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ये निरक्षीय स्थिति में होगा, है ना। ये जो R है इस P sin थीटा के लिए निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आया है वो वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत दिशा में। तो वैद्युत द्विध्रुव के यह विपरीत दिशा में होंगे। इसका नाम है E2 और इसका जो परिणामी होगा वो बीच में कहीं होगा, यह होगा E। तो इनको आइए हम लोग बनाते हैं ऐसे। ओके, तो एक वैद्युत क्षेत्र पहले E1 निकालते हैं। E1 बराबर बताइए कितना, 1 बाई वही वाला 4πε0। इस वाले के लिए अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति में हम जानते हैं 2p, लेकिन यहाँ 2p इसका घटक है P cos थीटा, तो 2p cos थीटा यहाँ, और इसकी दूरी तो वही r3। ये किधर है बोलो, r की दिशा में है, जिधर r है उसी तरफ है।
ना। दूसरा बोलो E2 बराबर 1/4πε0। ध्यान दीजिए इसके लिए ये निरच्छ स्थिति में, निरच्छी वाली यहां आ जाएगा P sin θ/r3 और ये किधर है R की लंबवत दिशा में। हाँ जी, अब हमको नेट वैद्युत क्षेत्र इस पे चाहिए परिणामी, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र बोलो E बराबर करड़ी में होगा कौन E1 स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, पुटअप करिए सब वैल्यू, तो ये आएगा कितना भाई, इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं अच्छे से। 1/, इसकी वैल्यू ये टोटल 1/4πε0 2p cos θ/r3, ये पूरे का होल स्क्वायर उसके हिसाब से, प्लस 1/4πε0 और यहां से p sin θ/r3 पूरे का होल स्क्वायर। इनमें से बहुत सारी चीजें कॉमन है, उनको बाहर कर लीजिए। जैसे यहाँ है 1/4πε0, यहाँ पर भी 1/4πε0 और दोनों स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा √2 से। ये आ जाएगा 1/4πε0 बाहर हो गया, यहाँ p स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी p स्क्वायर होगा, बाहर आ जाएगा p बन जाएगा। यहाँ r3 का स्क्वायर, यहाँ r3 का स्क्वायर, तो ये r3 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा कितना, यहाँ 2 बचेगा cos θ, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इस cos स्क्वायर थीटा और यहाँ वाला sin स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसे cos यहां बदल लीजिए, तो यहां आ जाएगा कितना 1/4πε0 p/r3, इसमें रखिए तो यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 - cos स्क्वायर थीटा, एक इसमें से माइनस कर लीजिए 1/4πε/r3। हाँ जी होगा, यहां बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका जो फार्मूला आया है ये व्यापक फार्मूला है, देख लीजिए व्यापक फार्मूला। अब इसमें एक चीज और देखना है कि अच्छी स्थिति के लिए क्या होगा, अच्छी स्थिति में बोलो, अच्छी स्थिति का मतलब यहां पर ये है कि जब इसको अच्छी स्थिति मतलब इसी की सीध में होगा, तो ये जब इसकी सीध में होगा तो क्या, इसको आप ऐसे करके ऐसे मिलाइए, इसके बीच का एंगल गायब हो रहा है, यानी कि थीटा इक्वल टू 0, यानी cos 0 इक्वल टू 1। इसमें पुटअप करिए तो E एक्सियल बराबर 1/4πε0। यहां देखिएगा ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 और प्लस 1 4 करड़ी से बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ r3। ये देखिए अच्छी स्थिति में आ गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। हाँ जी, आगे निरक्षीय में देखा जाए, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में कितना E इक्विटोरियल बोलिए 1/4π। एक मिनट, ये निरक्षीय स्थिति कैसे होगी, ये जो C पॉइंट है वो यहां नहीं होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। तो आप देखो इसके बीच का जो कोण है वो यहाँ पर थीटा है, तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, तो 90 होगा, तो यानी थीटा इक्वल टू 90। तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू कितना 0, यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला ये बच जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि E इक्विटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 E/r3
r3 ऐसा हो जाएगा, राइट। इसके बाद एक चीज और है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में आपको अनुपात बताना है। किसमें किसमें अनुपात बताना है? ये जो दोनों वैद्युत क्षेत्राएं हैं, अच्छी और निरक्षी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E एक्सियल अपॉन E इक्विटोरियल, मतलब ये अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में। तो देखो भाई, अच्छी स्थिति में यहां 2 आया है, निरक्षी में यहां 2 नहीं आया। इसका मतलब कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहां 2 बच जाएगा। तो ये इसके बीच में ये रिलेशन है, आप याद रखिएगा। ओके, सो थैंक यू।